देश हित में आज सबसे पहले इस बात की चर्चा जरूरी है कि हमारे देश में इस्लामिक जिहादी आतंक के कितने खानदान हैं। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि इस बार देश में जिस आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है और जिसके पीछे के टेरर मॉड्यूल का जो खुलासा हुआ है वो फिर 28 साल पुरानी कहानी याद दिलाता है। इसी देश की धरती पर पैदा होने वाले लोग पाकिस्तान का नमक खाते ही भारत के नागरिकों का खून बहाते रहे, आतंकी हमले करते हैं, बम धमाके करते हैं, सैकड़ों बेगुनाह लोगों को मार डालते हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हो जाते हैं। और ये सब किस लिए? सिर्फ इस्लामिक जिहादी आतंकवाद के नाम पर। आज देश हित में जरूरत है कि देश की जनता इसी इस्लामिक जिहादी दहशत के खानदानी धंधे और उसके पाकिस्तान कनेक्शन का पूरा नेटवर्क समझे, क्योंकि वक्त गुजरता गया, दिन, महीने, साल और दशक तक गुजर गए, लेकिन मजहबी दहशत की वो साजिशें वैसे ही होती रहीं, वैसे ही खानदान जुड़ते गए। इसे ठीक से समझने के लिए आपको ये 28 साल पहले हुए आतंकी हमले और पिछले दिनों आतंकी साजिश के भंडाफोड़ की दो घटनाओं की समानता के बारे में बताना जरूरी है। आज से 28 साल पहले 1993 में मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। 28 साल बाद फिर हिंदुस्तान में आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। तब दहशत के एक खानदान का नाम सामने आया था जिसका सरगना दाऊद इब्राहिम था। आज फिर उसी खानदान के अनीस इब्राहिम ने आतंकी साजिश रची थी। तब आतंकी हमले में दाऊद के मोहरे, टाइगर और याकूब मेमन थे। आज अनीस इब्राहिम की आतंकी प्लानिंग के मोहरे उसैदुर रहमान और हुमैदुर रहमान हैं। तब टारगेट पर सिर्फ बॉम्बे था, लेकिन आज मुंबई के अलावा दिल्ली और यूपी भी थे। और इन दोनों घटनाक्रमों की समानता देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि दुनिया चाहे चांद की सैर कर ले, इस्लामिक जिहादी आतंकवाद की फिलॉसफी तब्दील नहीं होती। और 28 साल पहले भी पाकिस्तान उसी इस्लामिक आतंकवाद का धंधेबाज था और 3 दशक बाद आज भी पाकिस्तान उसी इस्लामिक आतंकवाद का कारोबार कर रहा है। अट्ठाईस साल पहले बॉम्बे दहल गया था। एक के बाद एक 12 सीरियल बम ब्लास्ट किए गए थे। दोपहर 1:30 बजे से 3:40 तक पूरे बॉम्बे में इस्लामिक जिहादी दहशत का खूनी खेल चलता रहा। होटल उड़ाए गए, शेयर मार्केट बिल्डिंग उड़ाई गई, बैंक उड़ाए गए, पेट्रोल पंप उड़ाए गए, बाजारों में धमाके हुए। 2 घंटे 10 मिनट के अंदर 257 लोग मार डाले गए और 1400 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। बॉम्बे का अटैक जिहादी आतंकवाद था। उसका स्क्रिप्ट राइटर पाकिस्तान था, जिसका मास्टरमाइंड पाकिस्तानी ISI था, जिसका सूत्रधार दाऊद इब्राहिम था। और उसी जिहादी आतंकवाद का अगला चैप्टर लिखने की साजिश एक बार फिर पाकिस्तान में रची गई थी, जिसका भंडाफोड़ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। और एक बार फिर खुलासा हुआ है कि भारत में जिहादी आतंकी हमले की साजिश थी। हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में हुई थी। हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी ISI था। हमले का सूत्रधार दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम था और इसी अनीस इब्राहिम के जिम्मे था भारत में आतंकी हमले करने के लिए हथियार, गोला बारूद और पैसे इंतजाम करने का जिम्मा। जिस तरह 1993 में दाऊद इब्राहिम ने बॉम्बे में सीरियल धमाके किए थे, उसी तर्ज पर भारत के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में आतंकी हमले करने की साजिश रची गई थी। आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी कि रेल की पटरियां, रेल और रोड ब्रिज भीड़ भाड़ वाली जगह और धार्मिक उत्सवों के दौरान जमा होने वाली भीड़ हमले के प्राइम टारगेट थे। इसके अलावा टारगेटेड किलिंग की भी साजिश रची गई थी और इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देने में दिल्ली का एक खानदान जी जान से जुटा हुआ था। उसी खानदान के एक चश्मो चिराग सुरक्षा एजेंसियों के हाथ चढ़ा है, जिसका नाम ओसामा
उर्फ समी है। दिल्ली के जामिया नगर के रह रहे संदिग्ध आतंकी ओसामा से शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि उसका पिता उसैदुर रहमान पाकिस्तानी आईएसआई के 2 अधिकारियों के संपर्क में था। उन्हीं के कहने पर उसैदुर रहमान ने अपने बेटे और प्रयागराज के रहने वाले जीशान को आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा था। उसैदुर रहमान और उसके भाई हमीदुर रहमान की तलाश अभी जारी है। देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को ओसामा और जीशान के पाकिस्तान जाने की जानकारी थी। पाकिस्तान से लौटने के बाद ओसामा लगातार जान मोहम्मद के संपर्क में था। खुफिया विभाग की नज़र मुंबई के जान मोहम्मद और रायबरेली के मूलचंद पर लगातार बनी हुई थी। जान मोहम्मद जब मुंबई से यूपी जाने के लिए निकला तो उसी ट्रेन में खुफिया विभाग के लोग भी मौजूद थे। जान मोहम्मद को शक हुआ और वो राजस्थान के कोटा में उतरने लगा, तब उसे हिरासत में लेना पड़ा। जान मोहम्मद दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का गुर्गा था। जान मोहम्मद को ही आतंकी हमले के लिए पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराना था और सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि अनीस इब्राहिम को ये जिम्मेदारी पाकिस्तानी आईएसआई के कर्नल रैंक के एक अफसर ने दी थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी कर्नल गाजी ने दुबई में रहने वाले असदुर रहमान को आतंक की भर्ती करने का जिम्मा दिया था। असदुर रहमान अपने 21 साल के बेटे ओसामा को आतंकी ट्रेनिंग में भेजने को तैयार हो गया और अपने भाई से कहकर प्रयागराज के जीशान को भी पाकिस्तान भेजा। वहां जब्बार और हमजा नाम के 2 सैन्य अधिकारियों ने इन दोनों को आतंकी ट्रेनिंग दी। इसी आतंकी ट्रेनिंग के दौरान इन संदिग्ध आतंकियों को आरडीएक्स के इस्तेमाल से बम बनाने और धमाका करने की ट्रेनिंग दी गई थी। सुरक्षा एजेंसियों को इन संदिग्ध आतंकियों के पास से 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी वाले बम मिले हैं। उनमें 1.5 किलो से ज्यादा आरडीएक्स मिले हैं और ये वही विस्फोटक है जिसका इस्तेमाल दाऊद इब्राहिम ने बॉम्बे ब्लास्ट में किया था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जान मोहम्मद और लाला जैसे दाऊद गैंग के दूसरे गुर्गों की तलाश कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां भी होंगी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। देश की सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। अब न तो 1993 दोहराया जा सकता है न 2008, क्योंकि ये न्यू इंडिया है और इस न्यू इंडिया में मोदी सरकार का सबसे बड़ा जोर देश की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना है। चाहे वो सेना के लिए आधुनिकतम हथियारों, साजो सामान की जरूरत हो या फिर डिफेंस से जुड़े अधिकारियों, कर्मियों के कामकाज की सहूलियत की बात। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के लिए 2 ऐसी ही अति आधुनिक इमारतों का उद्घाटन किया है जो रिकॉर्ड 12 से 15 महीने में बनकर तैयार हुई। अंग्रेजों के जमाने की इमारतों में चल रहे रक्षा मंत्रालय के 27 दफ्तर अब इस हाईटेक बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे। रक्षा मंत्रालय के लोगों के लिए अस्तबल से अत्याधुनिक इमारत तक के सफर की पूरी कहानी हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जिन कंधों पर है मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी, जमीन से आसमान और आसमान से समंदर तक जिनके कदम देश की सुरक्षा के लिए डटे रहते हैं, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की हिफाजत जिनके जिम्मे है, उन्हीं सेना के जवानों और देश की रक्षा के कामों में जुटे लोग खंडहरों में काम करने को मजबूर थे। आजादी से पहले की इमारतों और अस्तबलों तक में रक्षा विभाग के दफ्तर चला करते थे। देश की सुरक्षा की जवाबदेही संभाल रहे ऐसे ही रक्षा मंत्रालय के 27 विभागों के दफ्तर अब हाईटेक बिल्डिंग में खुलेंगे। दिल्ली में चल रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की सबसे पहली 2 इमारतों का उद्घाटन हो चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पूजा अर्चना करके नई इमारत का गृह प्रवेश किया तो प्रधानमंत्री ने दोनों इमारतों का उद्घाटन किया।
रक्षा कार्यालय परिसर जो कि अफ्रीका एवेन्यू और कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के दफ्तरों के रूप में विकसित करने के लिए समय समय पर हल्की फुल्की मरम्मत हो जाती थी। कोई ऊपर के अधिकारी आने वाले तो थोड़ा पेंटिंग हो जाता था और ऐसे ही चलता रहा। इसकी जब बारीकियों के मैंने देखा तो मेरे मन में पहला विचार यह आया कि ऐसी बुरी अवस्था में हमारे इतने प्रमुख सेना के लोग देश की रक्षा के लिए काम करते हैं। दिल्ली में ये दो इमारतें दो अलग अलग जगहों पर तैयार की गई हैं। पहली इमारत कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है और दूसरी इमारत अफ्रीका एवेन्यू इलाके में। आधुनिक तकनीक से रिकॉर्ड समय में तैयार की गई ये इमारत अंदर से कैसी है वो भी देखिए। ये इसका मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार में यहाँ पर एक्सेस की सुविधा है, जिस एक्सेस कार्ड लगाकर यहाँ से सीधे इस जगह से अंदर जाया जा सकता है। सामने हर काम देश के नाम और समझ में आ जाता है कि ये रक्षा मंत्रालय की एक इमारत है। इस इमारत के बारे में ये बताया गया है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर ग्लास और स्टील में बनाया गया है और इसकी वजह से इसको बनाने में वक्त भी कम लगा। ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और ये ज़्यादा टिकाऊ रहेगी। रक्षा मंत्रालय की इन दोनों इमारतों में कुल 27 विभागों के दफ्तर शिफ्ट होंगे, जिसमें 7,000 से अधिक कर्मचारियों के काम करने की सुविधा मौजूद है। इन दोनों इमारतों को बनाने में 775 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इनमें कुल 9,60,000 वर्ग फीट की जगह है। इसमें से कस्तूरबा गांधी मार्ग वाली इमारत में 4.52 लाख वर्ग फीट जगह है और अफ्रीका एवेन्यू वाली इमारत में 5.08 लाख वर्ग फीट जगह है। जो हमारे जवान जो है हटमेंट्स में करीब 1000 से ज़्यादा जवान थे, उन जवान के लिए जो बैरक्स बना था, आप जाकर के देखिए कि कितनी बुरी हालत में रह रहे थे। अब यहाँ पे एक मॉडर्न उनको बैरक्स रहने की व्यवस्था, उनके लिए खाने पीने के लिए मेस की व्यवस्था, उनके लिए रेस्ट करने की व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था ऐसी सुसज्जित तौर पर यह बनकर के तैयार हुई है। कस्तूरबा गांधी मार्ग वाली इमारत पर रक्षा विभाग के 14 दफ्तर शिफ्ट होंगे और अफ्रीका एवेन्यू वाली इमारत में 13 दफ्तर शिफ्ट किए जाएंगे। इन दोनों इमारतों की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इन्हें बनाने में न तो कोई पेड़ काटने की जरूरत पड़ी है और न ही इन्हें बनाने में प्रदूषण फैला है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई इन इमारतों में कंक्रीट की जगह लाइट गॉड स्टील फ्रेम यानी LGSF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मतलब इस बिल्डिंग में प्री इंजीनियर्ड कंपोनेंट का 80% तक इस्तेमाल किया गया है, जिसमें स्टील फ्रेम में बाहर की ओर सीमेंट फाइबर बोर्ड लगे हुए हैं और अंदर की ओर सीमेंट फाइबर बोर्ड और जिप्सम बोर्ड लगे हुए हैं। ये दोनों ही इमारतें एनर्जी एफिशिएंट, वाटर एफिशिएंट और इको फ्रेंडली भी हैं। जो बेस बनाया गया वो पूरा सीमेंट कंक्रीट का बेस बनाया गया। जो हमारे लिफ्ट लॉबी है, लिफ्ट लॉबी स्टील कंक्रीट का जो कि एक प्रकार से उसको जो पूरा का पूरा उसको बाउंड करने के लिए, पूरी बिल्डिंग को बांधने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा सारे के सारे जो काम हुए वो स्टील फ्रेम के हुए। कोरोना काल जैसे संकट में 12 से 15 महीने के रिकॉर्ड समय में बनी ये इमारतें कामकाज करने वालों के लिहाज से अत्याधुनिक तो हैं ही, इनमें सुरक्षा के भी उम्दा इंतजाम किए गए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और उधर गुजरात में नई सरकार, उसकी टीम का चेहरा साफ हो गया है। दोपहर करीब 1:30 बजे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की इस सरकार में 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। भूपेंद्र पटेल की नई टीम गुजरात में आने वाले विधानसभा की चुनाव की दस्तक साफ सुनी जा सकती है इसके जरिए। और नए मंत्रियों की लिस्ट में आपको बता दें, पाटीदार समुदाय से 6, ओबीसी के 6, एसटी 4, एससी 2, ब्राह्मण 2, क्षेत्रीय 2 और 1 मंत्री जैन समुदाय से भी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघानी और पूर्व स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी को कैबिनेट में जगह दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि गुजरात में पहली बार चुनाव से पहले सरकार में संपूर्ण बदलाव किया गया है और अब नई टीम राज्य में विकास की नई कहानी लिखने को तैयार है। गुजरात राज्यना मंत्री तरीकेना
अब तक चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलते देखा, कैबिनेट में नए मंत्रियों को शामिल होते और पुराने मंत्रियों को बाहर होते भी देखा, लेकिन गुजरात में ऐसा पहली बार हुआ कि चुनाव से पहले पूरी सरकार बदल गई। विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान सौंप दी गई, तो भूपेंद्र पटेल की टीम को भी पूरी तरह से बदल दिया गया। यानी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में बीजेपी बेहतर को और बेहतर बनाने का प्रण ले चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए लोगों को नई और बड़ी जिम्मेदारी देने में भरोसा रखते हैं। हाल के मोदी सरकार के कैबिनेट सफल में ये बातें देखने को भी मिली थी और अब गुजरात में भूपेंद्र पटेल की नई टीम में सभी नए लोगों को मौका दिया गया है। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भूपेंद्र पटेल और उनकी नई टीम को काम करने का फ्री हैंड मिल चुका है। यहाँ तक कि रूपाणी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे नितिन पटेल को भी नई टीम में जगह नहीं दी गई है। यानी गुजरात में इस नई टीम के पास पूरा मौका है गुजरात के विकास की नई इबारत लिखने की। भूपेंद्र पटेल सरकार के नए मंत्रिमंडल पर नजर डालें तो साफ है कि नो रिपीट थ्योरी पर फोकस किया गया है। यानी रूपाणी सरकार में शामिल मंत्रियों को जगह नहीं दी गई है। मतलब साफ है कि एंटी इनकम्बेंसी की कार्ड ढूंढने की कोशिश है, सभी जातियों को शामिल करने की कोशिश है। मतलब जातीय संतुलन और समावेशी विकास की रणनीति पर जोर है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है कि पूरा मंत्रिमंडल चेंज कर दिया, ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर बल्कि पूरे मिनिस्टर, और दूसरा कि अधिकारी भी चेंज कर दिए। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और इसका जो परिणाम है वो 2022 में, उनकी आशा है कि 2022 में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। भूपेंद्र पटेल की नई टीम में युवा और अनुभव दोनों को तवज्जो दी गई है और साथ ही साथ गुजरात में सभी जगह के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। यानी सबका साथ और सबके विकास की रणनीति के साथ नौजवान हिंदुस्तान की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी तैयारी है। तो ये नया सियासी प्रयोग, और अब आपको दिखाते हैं राम मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। करीब 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ और अब भक्त भव्य मंदिर का इंतजार कर रहे हैं। तो जी न्यूज राम भक्तों के लिए आज अयोध्या से मंदिर निर्माण की तस्वीरें लेकर आया है। इस वक्त आप जी न्यूज के कैमरे से राम मंदिर निर्माण कार्य की तस्वीरें देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे आपके लिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आए हैं। तो आप भी देखिए कितना पूरा हुआ मंदिर निर्माण का काम। देवताभ्यो नमः। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं। जहां विराजेंगे श्री राम, आज देखिए वो अयोध्या धाम। श्री राम मंदिर निर्माण का काम कितना हुआ पूरा। गर्भगृह से देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर। चबूतरा तैयार, जल्द खत्म होगा श्री राम मंदिर का इंतजार। अयोध्या में इस वक्त मैं श्री राम जन्मभूमि पर मौजूद हूं, जहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन हुआ था राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए, और हम उसी जगह पर हैं जहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस वक्त अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं, जो वो झंडा दिख रहा है वही मेन गर्भगृह है जहां पर रामलला विराजमान रहे हैं और रामलला विराजमान होंगे जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 6 से 7 महीने का वक्त लगा है और इस 6 से 7 महीने के वक्त में 48 लेयर में से 46 लेयर का ये चबूतरा बनकर तैयार है, जिसे चट्टान भी कहा जा रहा है। इसमें लोहे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है और कोविड की विषम परिस्थितियों के बीच भी यहाँ पर राम मंदिर निर्माण कार्य से जुड़े लोग लगातार काम करते रहे। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा है और इस निर्माण काम में लगे लोग ये जानते हैं कि उनके कंधों पर पूरे देश की उम्मीदों का भार है। इसलिए दिन में 12-12 घंटे तक वो इस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि देर ना हो जाए।
राम मंदिर निर्माण कार्य में तमाम लोग लगे हुए हैं। जो वर्कर्स हैं यहाँ पर, उनसे पूछते हैं कितने घंटे आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? 12 घंटे। 12 घंटे। कितना काम हुआ अभी? एक चरण पूरा हो गया है सर। एक चरण पूरा हो गया है। तो किस तरह से ये पूरा चबूतरा तैयार हुआ है, चट्टान बनकर तैयार हुआ है? ये डंपरों से सर, वहाँ प्लांट से गाड़ी लोड होती है आरएमसी कंक्रीट की, और यहाँ पे उनकी ढलाई होती है सर। श्री राम मंदिर के लिए मिर्जापुर से खास तौर पे बलुआ पत्थर मंगवाए गए हैं, जिन्हें चबूतरे के ऊपर लगाया जाएगा। तो भव्य और दिव्य राम मंदिर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। और अब आज की एक और बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने क्रिकेट के T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर आज इसका ऐलान किया। कोहली ने खुद के ऊपर वर्कलोड होने का हवाला देते हुए पोस्ट लिखा है कि वो पिछले 8-9 साल से तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेल रहे हैं और 5-6 साल से कप्तानी की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, लेकिन अब वो अक्टूबर में दुबई में होने वाले T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के बाद T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। विराट कोहली ने अपने इसी पोस्ट में यह भी साफ लिखा है कि कोहली वनडे और टेस्ट में कप्तानी करने के लिए बिल्कुल फिट हैं और कप्तानी करते रहेंगे। कोहली ने लिखा है कि रवि शास्त्री और रोहित शर्मा से चर्चा के बाद ही वो इस फैसले पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपने फैसले के बारे में BCCI मैनेजमेंट को भी जानकारी दे दी है। हालांकि खबर है कि कोहली के T20 की कप्तानी छोड़ने के ऐलान से पहले 8 सितंबर को ही मुंबई में BCCI की एक बैठक भी हुई थी, जिसमें क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान बनाए जाने को लेकर चर्चा भी हुई थी। विराट कोहली के इस्तीफे के बाद BCCI के सचिव जय शाह ने ट्विटर पर पोस्ट कर कोहली के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। जय शाह ने लिखा कि बतौर कप्तान कोहली का फोकस और पक्का इरादा अतुलनीय है। जय शाह ने कोहली की कप्तानी और निजी प्रदर्शन के बीच तालमेल की भी बड़ी तारीफ की है। जहां तक कोहली की कप्तानी में T20 की कामयाबी की बात की जाए तो 2017 से 2021 तक कोहली की कप्तानी में T20 के कुल 45 मैच खेले गए, जिसमें भारत ने 27 मैचों में जीत दर्ज की और 14 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान 2 T20 मैच टाई हुए और 2 का कोई नतीजा नहीं निकल सका। इस तरह T20 में कोहली की कप्तानी में औसत कामयाबी का जो प्रतिशत है वो 65.11 रहा है। और अगर विराट कोहली के संपूर्ण T20 करियर की बात की जाए तो विराट कोहली ने T20 मुकाबलों में कुल 311 मैच खेले, जिसमें 296 पारियों में कोहली ने 9,929 रन बनाए हैं। T20 फॉर्मेट में भी कोहली ने 5 शतक लगाए हैं और 72 अर्धशतक भी बनाए हैं। इस तरह देखा जाए तो T20 में कोहली की स्ट्राइक रेट 133.95 यानी करीब 134 की होती है, जो बहुत ही शानदार है। हालांकि कोहली अब T20 मुकाबले में भारत की ओर से कप्तानी करते नजर नहीं आएंगे। दुबई में अक्टूबर के महीने में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने आतंकी संगठन हक्कानी ग्रुप की खूब तारीफ की, लेकिन तारीफ करते करते वो ऐसा झूठ बोल गए जिसके चलते उनकी पाकिस्तान में भी फजीहत हो रही। आतंकवाद की फैक्ट्री का नाम है पाकिस्तान, और जहां तक इमरान खान का सवाल है तो वो पिछले कुछ समय से जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कम आतंकी संगठन हक्कानी के गुलाम ज्यादा लगते हैं। इमरान खान ने हक्कानी की पैरवी में क्या कहा और किस तरह उन्होंने दुनिया से झूठ बोला, देखिए इस रिपोर्ट। इमरान खान तालिबान के बहुत बड़े समर्थक हैं, लेकिन अगर उन्हें तालिबान और हक्कानी में से किसी एक आतंकी संगठन को चुनना पड़े तो वो हक्कानी को चुनेंगे। इमरान से ऐसी उम्मीद इसलिए भी की जा सकती है क्योंकि इन दिनों वो हक्कानी ग्रुप से आतंकी संगठन का लेवल हटाने के लिए जी जान से जुटे हैं, चाहे इसके लिए उन्हें झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, हक्कानी एक पश्तून कबीला है जिसका जन्म पाकिस्तान के शरणार्थी शिविर में हुआ था। हक्कानी संगठन से जुड़े लोग मुजाहिदीन थे जो सोवियत संघ के खिलाफ लड़ते थे। यानी जिस हक्कानी ग्रुप की पहचान पूरी दुनिया में एक आतंकी संगठन के तौर पर है, जिस हक्कानी ग्रुप के चीफ आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी पर 38 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है, वो इमरान के लिए पश्तून कबीला है, जिसने 2008 में
काबुल के भारतीय दूतावास पर आतंकी हमला करवाया, वो हक्कानी इमरान के लिए पश्तून कबीला है। एक आतंकी संगठन को पश्तून कबीला बताने वाले झूठ पर इमरान की काफी आलोचना भी हो रही है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी, जिनका सरनेम भी हक्कानी है, उन्होंने ट्वीट किया, मेरा सरनेम दिल्ली के हक्कानी परिवार से आया है और पश्तूनों को हक्कानी का सरनेम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के दारुल उलूम हक्कानिया में पढ़ने की वजह से मिला है। जलालुद्दीन हक्कानी और उसका परिवार जदरान कबीले से है। पश्तूनों में कोई हक्कानी कबीला नहीं है। आतंकवादियों के निशाने पर रहे पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हामिद बीर ने ट्वीट किया, इमरान खान ने कहा कि हक्कानी कबीला है। हक्कानी कबीला नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में दारुल उलूम हक्कानिया अकोला के सभी छात्र हक्कानी कहलाते हैं, जिसमें जलालुद्दीन हक्कानी भी शामिल है, जिसने अफगानिस्तान में सोवियत की हार में अहम भूमिका निभाई। यानी इमरान खान आतंकी हक्कानी की तारीफ करने के चक्कर में झूठे साबित हुए। इमरान खान तो इस समय एक मार्केटिंग की गेम खेल रहे हैं। वो तो मार्केटिंग एजेंट बने हुए हैं तालिबान के। आपको याद हो, एक जमाने में या कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये भी कहा था कि तालिबान तो आम आदमी है अफगान का। और आज या कल जो ये इंटरव्यू हुई है कि इन्होंने दी, उसमें कह रहे कि हक्कानी नेटवर्क तो कुछ नहीं है, ये तो कबीला है अफगानिस्तान का। अब उसमें इनकी इतनी आलोचना हो रही है। पहली बात कि हक्कानी कबीला नहीं है, हक्कानी एक फैमिली नेम है। हक्कानी फैमिली जो है, जलालुद्दीन हक्कानी जो पहला सबसे अच्छा तगड़ा मुजाहिदीन इनका एक बन गया एक जमाने में सोवियत यूनियन के खिलाफ, और उसके परिवार ज्यादा इन्वॉल्व होता गया, वो एक फैमिली नेम है। पाकिस्तान हमेशा से जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के साथ हक्कानी के लिए भी जन्नत की तरह रहा है। हक्कानी नेटवर्क का गठन जलालुद्दीन हक्कानी ने किया था। तालिबान के पहले शासनकाल में जलालुद्दीन हक्कानी को अफगान कबायली मामलों का मंत्री भी बनाया गया था। सिराजुद्दीन हक्कानी जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है और पिता की मौत के बाद से हक्कानी नेटवर्क का चीफ भी है। तालिबान की मौजूदा सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बनाया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान की सरकार में गृह मंत्री बनाने के पीछे भी इमरान खान की अहम भूमिका मानी जा रही है। पाकिस्तान को तालिबान से ज्यादा भरोसा हक्कानी पर है और इसीलिए उसने आईएसआई चीफ को भेजकर तालिबान की सरकार में हक्कानी के लिए ज्यादा पावरफुल मंत्रालय की डील की। इमरान खान हक्कानी ग्रुप, हक्कानी नेटवर्क जो भी कहिए, इसकी पैरवी 3 अहम कारण के चलते कर रहे हैं। पहली बात तो वो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान की जो भी सरकार और जो भी पावर स्ट्रक्चर्स हों, उस पर हक्कानी ग्रुप का अच्छा कंट्रोल हो। डिफेंस मिनिस्टर हो गया, इंटेलिजेंस चीफ हो गया, पुलिस का चीफ हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। दूसरी बात, अगर इनको इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठना है तो हक्कानी काफी जो है इनके 3-4 इनके ऊपर यूएन की सैंक्शंस है और अमेरिका की भी सैंक्शंस, और ये डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं। तो इमरान खान ये पैरवी करके किसी तरह से इस ग्रुप के, हक्कानी ग्रुप के जो आतंकी डिक्लेयर्ड है, उनकी वो डेजिग्नेशन हटवाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान दुनिया की नजरों में ये विचार भी लाना चाहता है कि ये जो हक्कानी ग्रुप है अलग चलता है, इसको मैं कंट्रोल नहीं करता। इमरान की तरह तालिबान भी हक्कानी के बारे में गलत बातें नहीं सुनना चाहता। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी। तालिबान ने कहा था कि पेंटागन ने हक्कानी परिवार के सदस्यों को ब्लैक लिस्ट में बताया है। इसे हम दोहा समझौते का उल्लंघन मानते हैं। हक्कानी का परिवार इस्लामिक अमीरात का हिस्सा है। हक्कानी का नाम यूएन और यूएस की ब्लैक लिस्ट से हटा देना चाहिए। रविंदर सिंह रावण के साथ अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल। देखिए, कल तक तालिबान अफगानिस्तान की सरकार से, अफगानिस्तान के सैनिकों से लड़ रहा था और अब तालिबान आपस में ही लड़ रहा है। खूंखार आतंकवादियों से भरी तालिबान की सरकार में 2 ताकतवर आतंकी सरगना हैं जो अब आमने सामने हो गए। एक तरफ है मुल्ला बरादर, दूसरी तरफ है सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसके लिए पाकिस्तान दुनिया भर में पैरवी कर रहा है। और इस बीच वर्ल्ड मीडिया में इस समय हक्कानी और बरादर के बीच झड़प के चर्चे बहुत जोरों पर हैं। कई रिपोर्ट में दावा हो रहा है कि सिराजुद्दीन हक्कानी के चाचा खलील हक्कानी और बरादर के बीच
विवाद बहुत बढ़ गया, जिसके बाद बरादर कंधार भाग गया। हमारे पास बरादर का इंटरव्यू भी है। इस इंटरव्यू में उसने हक्कानी से लड़ाई की खबर पर सफाई भी दी है। ये पूरा इंटरव्यू दिखाने से पहले देखिए बरादर और हक्कानी के बीच विवाद की पूरी कहानी क्या है। मुल्ला बरादर का ये वो इंटरव्यू है जिसमें उसने हक्कानी से लड़ाई के सवाल पर सफाई दी है। ये इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हक्कानी और मुल्ला बरादर के बीच आखिर हुआ क्या था। कहानी शुरू से समझते हैं। जब तक तालिबान की सरकार का गठन नहीं हुआ था, तब तक मुल्ला बरादर प्रधानमंत्री पद का दावेदार था। लेकिन जब सरकार बनी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी मुल्ला हसन अखुंद को मिली और मुल्ला बरादर उप प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उप प्रधानमंत्री होते हुए भी बरादर के पास गृह मंत्रालय नहीं है और सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बन गया। गृह मंत्रालय की कुर्सी हक्कानी ग्रुप के पास जाना, इस कदम को बरादर और उसके समर्थक अपनी हार के रूप में देख रहे हैं। बरादर का मानना है कि उसकी कूटनीति की वजह से ही तालिबान अफगानिस्तान में कब्जा जमा पाया, जबकि हक्कानी ग्रुप की दलील है कि हथियारों के दम पर तालिबान को अफगानिस्तान की कमान मिली है और इसमें हक्कानी ग्रुप का अहम योगदान है। खास बात यह है कि उसे पाकिस्तान से भी बैकअप मिल रहा है। बरादर को प्रधानमंत्री नहीं बनने देने के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ था। यहीं से बरादर और हक्कानी ग्रुप में विवाद बढ़ने लगा और बात हाथापाई तक पहुंच गई। तालिबान की सरकार में मुल्ला बरादर उप प्रधानमंत्री हैं और सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री हैं और दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। मीडिया में दो तरह की खबरें आईं। पहली खबर यह थी कि पिछले हफ्ते काबुल में बरादर और हक्कानी नेटवर्क के सदस्य खलील उर रहमान आपस में लड़ने लगे। राष्ट्रपति भवन में दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। इसके बाद दोनों ग्रुप के समर्थक भी एक दूसरे से भिड़ गए। खलील उर रहमान तालिबान सरकार में शरणार्थी मंत्री हैं और बरादर हक्कानी के डर से कंधार भाग गया। तालिबान मामलों के जानकार मानते हैं कि बरादर और हक्कानी में झड़प की खबर अफवाह नहीं है बल्कि सच है। जो जिहादी थे, जो साउथ तालिबान के थे, हक्कानी ग्रुप के और कंधार वाले, इन्होंने जिहाद में लड़ते रहे। दोहा में कुछ लोग बैठ करके, जो जिन्होंने पहले करी थी जिहाद, उन्होंने कमा लिया था अपना नाम, पर अब वो दोहा में बैठ के दुनिया से नेगोशिएट करते रहे, जिसमें मुल्ला बरादार, शेर मोहम्मद इत्यादि थे। जो दोहा ग्रुप था, बरादार जो है वो थोड़े लिबरल शायद, और अमेरिका से क्योंकि बातचीत करी, कुछ उन्होंने कमिटमेंट करी, तो वो उस तरफ ले जाना चाह रहा था शायद। पाकिस्तान चाहता है कि हक्कानी ग्रुप ज्यादा पावर में आए और पावरफुल पोजीशंस ले अफगानिस्तान में, जिसके चलते पाकिस्तान अफगानिस्तान की डिफेंस, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, उन सबको कंट्रोल करे। मीडिया में दूसरी खबर यह थी कि मुल्ला बरादर को गोली लग गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह खबर इसलिए तेजी से फैली क्योंकि सरकार गठन के बाद से मुल्ला बरादर दिखा नहीं था। यह खबर तो अफवाह निकली क्योंकि मुल्ला बरादर जिंदा है और उसने इस लड़ाई पर भी सफाई दी है। बरादर ने क्या कहा यह हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन सवाल है कि अगर तालिबान सरकार में हक्कानी और बरादर के बीच टेंशन बढ़ता रहा तो फिर तालिबान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.